हेलो एवरीवन। मेरा नाम युवराज है और एक ही टॉपिक है, शुरुआत वाला टॉपिक है। ठीक है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है। तो पीवाईक्यूज बेसिस पे है, मैं वही रिवाइज करने जा रहा हूँ। तो एक तो मेरे को पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। ये चीज़ तो पता ही है, लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब होता है। ठीक है। इस पर 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। इसके अलावा फिर क्या होगा कि लिबर्टी पे क्वेश्चन आएगा कि सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, कैसे हम लिबर्टी को सेफ गार्ड कर सकते हैं, बाय द सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी क्या है? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। और रिलेशन बिटवीन लॉ और लिबर्टी, जहाँ पे लॉ नहीं होगा वहाँ पे लिबर्टी नहीं होगी। लॉ, लिबर्टी, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी हम लोग कहाँ से लिया हुआ है? फ्रेंच रिलेशन से लिया हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था कि डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू किस पे लाई करती है? lie in the fact that it goes into activity of the intelligent एंड कैरेक्टर ऑफ, मतलब ध्यान रखना किस चीज पे अप्लाई करती है डेमोक्रेसी। सुपीरियर वर्चू किस पे अप्लाई करती है? इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन। अब इसका मेरे पास था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं खासकर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब अडॉप्ट हुई थी, तो पता ही है केम इन फोर्स कब हुई थी। ध्यान रखना कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इसके पार्ट नहीं थे। और एक क्वेश्चन और था, वो बताता हूँ मैं। ठीक है। इसके बाद होता कि मेंबर्स, कितने मेंबर्स थे, इसके मेंबर्स कैसे आए हुए थे? तो पार्शियली इलेक्टेड थे, पार्शियली नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड प्रिंसली स्टेट से थे, प्रिंसली स्टेट्स के अपने मेंबर जो है भेज देते थे कि नॉमिनेट करके भेज देते थे कि भाई तुम जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि पार्शियली इलेक्टेड जो होते थे वो कैसे होके आते थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर के आते थे फ्रॉम द बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे वहां से इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते थे। ठीक है। डायरेक्टली इलेक्ट होकर के नहीं आते थे, पहली बात तो ये। और प्रोविंशियल असेंबली से आते थे वो। ठीक है। फिर इसके बाद एक इस पे क्वेश्चन ही था कि which one of the following statement constitution they are not true? It result from the direct elections, गलत। ये कई बार पूछा हुआ है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी हो। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द रियल फ्रेंचाइज, ये भी सही माना गया है। इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, तो इसमें मुस्लिम लीग भी थी। ठीक है। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, वो 8 कमिटीज कौन सी थी वो बताऊंगा मैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है। ठीक है। ये तो चीज हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट को हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट का पहला कुछ पास्ट है, कैसे बनी हुई थी, कैसे क्या थी। देखो ध्यान रखना कि 12 अगस्त 1940 को वेल्स ने जो है इनवाइट किया हुआ था जवाहरलाल नेहरू को। तो क्या हुआ था उसके प्रोटेस्ट में, मतलब तुम इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ। वेल्स ने जो है इनवाइट किया जवाहरलाल नेहरू को, तो तुम इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ। तो क्या होता है उसके अगेंस्ट में जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अनाउंस कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे। अब यहाँ से क्या हुआ, तगड़ा राइट्स हुआ बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स। और नोआखली जो है सेंटर बन गया इन दीज एक्टिविटीज का। फिर 24 अगस्त को क्या हुआ, कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग पहले फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे। लेकिन मेन मेन जो है, जो बनी थी वो बनी थी 2 सितंबर 1946। जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, ऐसे सुना, अगस्त के बाद सितंबर। 12 अगस्त, 12 गुणे 2 फिर 24 अगस्त हो गया। फिर यहाँ कितना हुआ, सितंबर में बनी, 2 सितंबर 1946 को पहली इंटरिम गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई थी, जिसमें 12 कांग्रेस के मेंबर्स थे और इसमें कोई भी मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं था। सितंबर के बाद अक्टूबर में क्या हुआ था कि इसमें मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया हुआ था। ठीक है। अमोंग, तो जब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया तो ये 12 मेंबर में से 3 मेंबर्स को हटाया गया था। ठीक है। तो उसमें 3 मेंबर्स कौन कौन थे? सैयद अली जहर, ठीक है, और शहरत चंद्र बोस और सर सफत अहमद। इन 3 मेंबर्स को, देखो इसमें एक हिंदू भी है, ठीक है, इन 3 मेंबर्स को हटा दिया गया था और मुस्लिम मेंबर्स को जोड़ा गया था, मुस्लिम लीग के मेंबर्स को जोड़ा गया था। इसमें ध्यान रखना लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्ट्री तक दे दी गई थी। और ये भी ध्यान रखना है कि जो इसमें अब्दुल कलाम आजाद थे वो इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर नहीं थे। अब्दुल कलाम आजाद ही थे हमारे जो थे, इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर नहीं थे। तो फिर अच्छा ठीक है, फिर किसी किसको क्या क्या पोर्टफोलियो मिला हुआ था? उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वायसराय, इसका प्रेसिडेंट कौन था, इंटरिम गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट कौन था? वो थे वायसराय, जवाहरलाल नेहरू, मत ध्यान रखना, देखना वायसराय थे। वायसराय इसके प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। लेकिन इनका कोई वेवल्स थे, लॉर्ड वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल्स थे। बट ओरिजिनल पावर जो है नेहरू के पास थी। नेहरू से अब याद करते हैं, नेहरू तो कहते पता ही ना, बाहर एक्सटर्नल अफेयर्स में बिजी रहता था वो। एक्सटर्नल उसका अफेयर चलता था, तो उसका एक्सटर्नल अफेयर हो गया। एंड कॉमनवेल्थ के जो है डिपार्टमेंट था उसके पास, नेहरू जी के पास से। देखिए राजेंद्र प्रसाद जी था, राजेंद्र प्रसाद जी के पास क्या था? प्रसाद, प्रसाद मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर हो गया, याद भी है वैसे भी। भाई हो गया, भाई क्या होता है? घर एंड इंफॉर्मेशन भी शेयर करना। ठीक है। तो होम अफेयर्स हो गया और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो गया। बलदेव से बल है तो मेरे पास क्या होगा? डिफेंस हो गया।
और सी राजगोपालाचारी, चित्रकारी राजगोपालाचारी एक ही साउंड करा, तो इसे आर्ट एंड एजुकेशन याद रखना। ठीक है। और उसके बाद सी एच भाभा, भाभा से क्या हो गया, एटॉमिक भाभा। ठीक है ना, एटॉमिक एनर्जी, एनर्जी का डिपार्टमेंट हो गया। और जगजीवन राम हो गया लेबर मिनिस्ट्री, नाम से पता चल रहा है जगजीवन राम मतलब कोई लेबर ही होगा। ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री हो गया। और लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर थे। और अशरफ अली जो है मेरे पास क्विट इंडिया मूवमेंट में, ध्यान रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट थे ना जिन्होंने झंडा फहराया था, तो रेल एंड ट्रांसपोर्ट थे वो। अशरफ अली थे, पता नहीं कोई और था। ठीक है, ये हो गया मेरे पास इंटरिम गवर्नमेंट और ये जो क्वेश्चंस आए हुए। चलिए अब शुरू करते हैं। शुरुआत में तो पहली बार एम एन रॉय थे 1934, पहली बार ने एम एन रॉय ने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए बात किया हुआ था। 1935 में पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए बात किया था आईएनसी ने। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है। फिर 1940 को पहला अगस्त पर आया, तो उन्होंने बोला कि भाई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। फिर सेट क्रिप्स मिशन आया, वो भी बोला आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वो तुम्हें अगस्त ऑफर कैसे रखना है, अगस्त ऑफर याद रखना है। ठीक है ना, CDEF और क्रिप्स मिशन ABCD। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, इसमें मेजर मेंबर्स होंगे, मेजर जो है मेजोरिटी जो है वो किसकी होगी, इंडियंस होंगे। लेकिन यहाँ बोला था कि इसमें सारे ऑल इंडियंस होंगे, ऑल इंडियंस हो गए। और डी से मेरे पास क्या था कि डोमिनियन स्टेटस, डी से मेरे पास यहाँ पे क्या था, डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, प्लस में आज़ादी मिलेगी प्रिंसली स्टेट्स को कि वो ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी उसको। ठीक है। और ई से और एफ से पता नहीं, याद नहीं मेरे को। बी से तो ये तो पता है ना कि बॉम्बे, और बॉम्बे को अलग कर दिया, बॉम्बे एंड समथिंग था जो अलग कर दिया गया था। और यहाँ से मेरे पास ये बर्मा भी था, बर्मा को जो है इंडिया से अलग करने की बात कर रहे थे। ए से, इसी को मेरे को याद नहीं है। ठीक है, अगस्त ऑफर हो गया, सर्टिफिकेट मिशन हो गया, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन हो गया। अब लास्ट मेरे पास सबसे लास्ट में आता है कैबिनेट मिशन, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब फिर जब मेरे पास कैबिनेट मिशन आता है जुलाई के आसपास, ठीक है, 16 मई में कैबिनेट मिशन आता है, मई के आसपास जुलाई आता है। जुलाई में जो है, जुलाई जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जुलाई 1946 में पहली बार जो है इलेक्शन कंप्लीट होते हैं। और 11 जुलाई को सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद क्या होता है हमारे, सबसे पहले बनता है एक जो है लीगल एडवाइजरी बनाया था। ठीक है ना, BN राय को जो है अपॉइंट किया था एज ए लीगल एडवाइजरी। ठीक है। फिर 9 दिसंबर को पहली बार ये लोग मीट करते हैं। 9 दिसंबर के बाद जब मीट करते हैं तो यहाँ पे सचिन थे पहली बार जो टेम्परेरी पीरियड के लिए बने हुए थे। सचिन के साथ में मेरे को याद रखना है कि MV मावलंकर, मावलंकर, ठीक है ना, मावलंकर जी थे जो कि मतलब कि अदर काम करते थे। फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया था। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव डिसीजन वाज पास बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान रखना कि 13 दिसंबर दिया हुआ दैट की मतलब कि मोस्ट ऑफ द चीजों में याद रहता है कि अच्छा ठीक है, 9 के बाद 13 आ गया कि तुरंत जो है, मतलब लक्ष्मीकांत में बेसिकली ये दिया हुआ है कि तुरंत जो है ऑब्जेक्टिव रिविजन जो है पार्ट हुआ था। लेकिन बता रहा हूँ कि पहले जो है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था, फिर उसके बाद जो है 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिविजन पास किया गया था। फिर उसके 10 दिन बाद 23 जनवरी को, ठीक है ना, 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। फिर फरवरी में, फिर 1 महीने बाद पहली मीटिंग हुई थी सब कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स की। फिर उसके बाद फिर जुलाई आ गई, देखो फिर अगले साल की जुलाई आ गई। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने ये होस्ट किया हुआ था। फिर उसके बाद 1 महीने बाद जुलाई के बाद अगस्त हुआ, 29 अगस्त को क्या हो गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज अपॉइंट हुई थी। फिर इसके बाद फिर जुलाई आ गया, अगले साल की जुलाई में SC मुखर्जी हो गया, अपॉइंट किए गए वाइस प्रेसिडेंट। फिर नवंबर में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पास हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पास हुआ, अडॉप्ट कर लिया गया असेंबली द्वारा। 24 जनवरी को लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई। ठीक है, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ठीक है, मई में हमारे पास कैबिनेट मिशन आया, जुलाई में हमारे पास क्या हुआ कि इलेक्शन हुआ। और 11 जुलाई के आसपास ही, मतलब जुलाई में ही जो है हमारे पास BN राव को चीफ लीगल एडवाइजर बना दिया गया था। 9 दिसंबर को पहली बार मीट हुए थे। 9 के बाद 2 दिन और निकला तो क्या हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट। फिर 2 दिन और निकला, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर इसके बाद सीधे 10 दिन और 1 महीना, ठीक है ना, दिसंबर के बाद जनवरी के आसपास जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। फिर 1 महीना, फरवरी में क्या हुआ, पहली सब कमेटी बनी गई फंडामेंटल राइट्स में। फिर जुलाई, फिर जुलाई, एक साल की जुलाई जो होती है, फिर नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने होस्ट किया हुआ था। 29 अगस्त, फिर 1 महीना हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज अपॉइंटेड हुई थी। फिर 17 जुलाई को हुआ था, SC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। फिर 26 नवंबर को पास हो गया था। फिर ये तो पता ही है। कुछ स्टैटिक पॉइंट जो कि याद रखना है, ठीक है, क्या कि वुमेन्स कितनी थी, 15 थी।
और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 पार्ट, अभी भी 22 पार्ट्स ही हैं। और 400 के अराउंड आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे और बचे के जो 4 शेड्यूल्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के थ्रू आए। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट और 52nd अमेंडमेंट एक्ट है शायद, और बचा का 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना। फिर इसके बाद कितने टू सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने हुए थे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने थे? 11 थे। आखिरी वाला सेशन किस लिए हुआ था? कि साइन करने के लिए हुआ था। 12th सेशन जो है वो साइन करने के लिए हुआ था। थर्ड रीडिंग कब से कब तक हुई थी? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज स्टार्टेड फ्रॉम 17 नवंबर 1949 एंड कंप्लीट कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को। ये एक स्टैटिक पार्ट था जो कि दिमाग पर रखना रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि कंपोजिशन की बात होती है। 300 लगभग 400 के आसपास थे। इसमें लगभग 100 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे और जो है ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। 300 के आसपास ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस से। ध्यान रखना कैसे आते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर के आते हैं बाई, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई प्रोविंसेस, फ्रॉम प्रोविंसेस। ठीक है ना। प्रिंसली स्टेट्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के आते हैं। डायरेक्टली तो नहीं बोला मैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड बोला मैंने, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये चीज पता ही है, कॉन्स्टिट्यूट पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये बता दिया मैंने पूरा का पूरा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आया? फिर जो है पता ना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया हुआ था। ये जो सीट जो है कम हो गई थी, 200 300 के आसपास हुई हो गई थी। 229 70। ठीक है। जीवी मावलंकर ही नाम था उनका, जीवी मावलंकर। अदर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये तो पता ही है, कॉमनवेल्थ वाला फंक्शन। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ वाला ध्यान रखना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने बोलता ना कि डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज दिखा हुआ था ना मैंने कि कॉन्स्टिट्यूएंट इट वर्क थ्रू द सेवरल कमिटीज। तो वही कमिटीज में ध्यान रखूंगा कि मेजर बहुत सारी कमिटीज थी लेकिन मेजरली जो है 8 कमिटीज थी। तो मैंने ऐसे डायग्राम तैयार किया था। राजेंद्र प्रसाद का जो था वो बहुत स्टीयरिंग करते थे, घूरते थे बहुत। ठीक है। तो क्या हो गया, स्टीयरिंग कमेटी और रूल ऑफ प्रोसीजर, और रूल्स पे भी बहुत ध्यान देते थे। अब कोई रूल फॉलो नहीं किया तो उसको जो है घूरते थे। तो स्टीयरिंग कमेटी हो गया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो गया। पटेल जी थे जो प्रोविंशियल स्टेट था, प्रोविंशियल से नाम रखना उसको, प्रोविंशियल स्टेट्स थे, वो पटेल जी थे। अब बी आर अम्बेडकर तो पता ही है, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। कैसे मैंने याद किया होता? बी आर अम्बेडकर, अयंगर अय्यर और के एम मुंशी जी थे। और फिर इसके बाद एस एम एस थे। इसके बाद क्या हो गया? माधवन जो टीटी खेलता था। ठीक है, ऐसे याद किया हुआ था मैंने। फिर इसके बाद शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जब शुरुआत में जब हमारा 26 नवंबर 1959 को जब आया हुआ था, तो उस टाइम पे कौन कौन से प्रोविजन जो है वो टेम्परेरी लिए गए थे। तो कौन कौन से थे वो? सिटीजनशिप, सिलेक्शंस और प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये 3 चीज थे। ठीक है। फिर पूर्ण स्वराज के दिन हमारा जो है मनाया जाता है। और ध्यान रखना कि मॉडर्न मानो किसे कहते हैं? बी आर अम्बेडकर जी को। फिर इसके बाद क्या हुआ? एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना। इसके मेंबर्स कौन कौन थे? मेरे को 2 3 बस रखने हैं, मेरे को ज्यादा नहीं रखना। मेरे को कौन कौन थे? अयंगर थे, अयंगर, के टी शाह और के एम मुंशी। मुझे बस यही थे, ये तीनों याद हैं बस। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये तो ठीक है। एलिफेंट है इसका, ये स्तंभ है। एस एफ बी एन राव इसके लीगल एडवाइजर थे। हरामजादा रायजादा इसका क्या था? कैलियोग्राफर था। और इसी ने ही जो साइन किया हुआ हर पेज पे। हिंदी टेक्स्ट 58th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ठीक है, पता है पता है पता है। एल्स डीपी, एल्स में ध्यान रखना। ठीक है। एल्स में क्या है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, डीपी डीपीएसपी, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ द राज्यसभा। और इलेक्शन मेंबर कैसे कहाँ से आता है? साउथ अफ्रीका से आता है। ठीक है, साउथ साउथ अफ्रीका से आ गया। अब मुझे भूलते कौन कौन से हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका वाला। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ज्वाइंट सिटिंग एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, जेसी सीजे, सीजे या फिर जेसी, कैसे भी करके याद कर लो यार। ज्वाइंट सेटिंग में कॉन्करेंट लिस्ट। और अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट किसके थ्रू आया था? साउथ अफ्रीका के थ्रू अमेंडमेंट हो गया। ठीक है। अफ्रीका और आर से राज्यसभा के इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो भी जो है साउथ अफ्रीका के थ्रू आया हुआ था। और फिर याद रखना कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है 1935 से लिया गया था। लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन में फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश करना वो कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली गई थी। और 3 चीजों बताओ कौन कौन सा? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से ली गई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और ज्यादा पढ़ना है तो फिर ये है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ तक हो गया। फिर आर्टिकल, तो कुछ आर्टिकल से 249 वाली स्पेशल मेजोरिटी कौन सी है कि प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3 कितना हो गया। और राज्यसभा जब परमिशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि तुम स्टेट लिस्ट के ऊपर जो रूल्स बना सकते हो, वो जो है मेरे पास 249 वाली मेजोरिटी है। ठीक है। फिर 368 वाली तो पता ही है। फिर आर्टिकल 61 वाली तो पता ही है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में काम आती है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और
एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजोरिटी, इन तीनों में कंफ्यूजन होती है मेरे को ज्यादा। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% या फिर उससे ज्यादा। इफेक्टिव मेजोरिटी याद रखना, ठीक है ना। प्रेजेंट क्या होता है कि इफेक्टिव 50% ऑफ देन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। देन मेंबर्स होता है तो यहाँ पे मतलब कितना हो गया कि जितनी भी सीट से माइनस में देन का मतलब हो गया कि जितनी वैकेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका मोर देन 50% हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, शेड्यूल स्टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसमें से मेरे को पता है लास्ट के चार जो है अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हुए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। अब सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, इसमें बहुत दिक्कत होती है, तो मेरे को याद कैसे करना है। दोनों में कौन कौन सा था, कैग और जज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था थर्ड शेड्यूल में, मेरे को ये पता है कि इसमें प्रेसिडेंट नहीं आता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता है, और गवर्नर का नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें आता कौन कौन सा है, एमपीज, एमएलएज और एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यूनियन मिनिस्टर्स, और इलेक्शन कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, सेकंड शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेंटर का एज वेल एज इन स्टेट का सेकंड शेड्यूल में आता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि द सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द emoluments, allowance एंड privileges ऑफ each of the following officials and posts, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर्स तो थर्ड शेड्यूल में हो गया। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी थर्ड शेड्यूल में हो गया। कैग हो गया, ठीक है। फिर उसके डिप्टी स्पीकर इन द लोकसभा ऑफ द हाउस, ठीक है, तो कितना हो गया 145, ये हो गया। फिर इसके रहता है मेरे पास क्या, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पता हो जाना चाहिए, 10वां वाला मेरे को याद नहीं रहता है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है, 9th A म्यूनसिपैलिटीज, 9th B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर इसके बाद मेरे पास क्या हो गया, रीड फ्रॉम द एंड टू स्टार्ट, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, एंड से मेरे पास ध्यान रखना कि ई से यहाँ पे मेरे पास इलेक्शन होगा। एल जो है पहले आता है ना, तो इसलिए इलेक्शन पहले होगा, इमरजेंसी बाद होगा, एम बाद में होता है, ठीक है। लीमेट हो गया, लीमेट से यहाँ पे लीमेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, हाँ, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में मेरे को पहला याद होगा, पहला कौन सा प्रेसिडेंट है, दूसरा कौन सा है, वाइस प्रेसिडेंट है, तीसरा कौन सा है, पीएम है, चौथा कौन सा है, चौथा को मैंने 4G से याद किया हुआ था, 4G से मेरे पास गवर्नर हो गया। अब देखो, अब क्या होता है कि वन में जब मैं ऐड करता हूँ +4, तो मेरे पास बनता है फॉर्मर फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास सेकंड और थर्ड, थर्ड में मेरे पास कौन से हैं, थर्ड में मेरे पास पीएम है ना, थर्ड में मैं +4 करता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, सेवन्थ में मेरे पास बनता है 4 3 7 होता है, तो इसमें मेरे पास क्या बनता है, फॉर्मर फॉर्मर प्राइम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। इसमें तो और भी चीजें होती हैं सेवन्थ वाले में, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको। तो वन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, देख लेंगे इसको भी। सिक्स में क्या होता है, सिक्स मैंने कैसे याद किया हुआ, सिक्स मैंने याद किया हुआ, सिक्स जो है सी से बना हुआ, तो CGI है, CGI है, और स्पीकर है, सिक्स शुरू होता है ना, एस से, सिक्स हो गया, स्पीकर हो गया, स्पीकर। और सिक्स में मैंने सिक्स को मैंने उल्टा कर दिया, 9, तो ये कितना हो गया, CGI के बाद जो अदर जजेस हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो जो है 9 पे आ जाते हैं, ठीक है। छठवां भी याद हो गया, नौवां भी याद हो गया, फिर सातवां क्या हो गया, सातवां में बहुत कुछ है, ठीक है ना। 7 हो गया ना, सेवन सेवन मतलब कि सात, सात मतलब बहुत लोग साथ में हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर पोस्ट में ही कौन था, वो पास था फॉर्मर, नहीं सॉरी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, इसी पोस्ट पे था ना, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर भी हो गया, चीफ मिनिस्टर्स ध्यान रखो, चीफ मिनिस्टर्स हो गया, फॉर्मर पीएम हो गया, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ नीति आयोग। 7A से मैंने क्या याद किया हुआ था, ए से मैंने याद किया हुआ था अब्दुल कलाम आजाद, तो ये क्या हो गया, ये बॉन्ड होल्डर्स, होल्डर भारत रत्न भारत होल्डर्स ऑफ द भारत रत्न डेकोरेशन, ठीक है, इनको इनको भारत रत्न मिला हुआ है। फिर इसके बाद 8वें पे आता है, तो 8वें में क्या है मेरे पास, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, 8वां इतना खास नहीं है, ठीक है। 9वां मैंने को याद कर लिया है, और 9 के बाद एक 10वां याद रखना कि जितने डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चीफ सीएम ऑफ स्टेट्स, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सब इसी में आते हैं। 9वां A जो है वो जानना पड़ेगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वाला मैटर है, कौन कौन सा हो जाएगा, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब जरा सोच, ये जो है ये मेंबर्स हैं, ये जो है राज्यसभा और इसके लोकसभा के जो है, जो डिप्टी स्पीकर है उनसे ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। बाकी तो अटॉर्नी जनरल इसमें आ गया, और
ठीक है, बस इतना ही तो था। तो मैंने सब कर लिया, ये हो गया पूरा। हो गया ये लो पूरा। फिर आते हैं इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, किसमें आते हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं शुरू कहाँ से करता हूँ? मैंने सब शुरू करता हूँ सबसे पहले 1919 से। ठीक है, 1990 से मैंने शुरू किया, तो यहाँ पे पास कितना हो गया? सेवन। सेवन, A B C D E F और जी नहीं होता है मेरे पास, एच होता है। ठीक है, तो सेवन से मेरे पास सेवन शेड्यूल है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इन सब चीजों से पहले मैं अगर ये, अब मेरे पास एक ये स्टेटमेंट आता है कि सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो ये 1935 एक्ट होगा। दिमाग में डाल लो, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, वो 1935 एक्ट होगा, 1919 नहीं होगा। वहीं पे जो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट एंड सेंटर आ गया, तो वो किसके थ्रू सेपरेट होती है? वो जो है 1919 के थ्रू होती है। बस ये दोनों ना, कहीं क्वेश्चन आया हुआ ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन हुआ बार बार, साला ये चीज दिमाग में कंफ्यूजन हुआ। सेवन शेड्यूल हो गया, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ए से, अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, जिसमें साइमन कमीशन बना हुआ था, ताकि इसकी जो है हालत देखी जाए 1919 में क्या क्या बढ़िया हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, बी से मेरे पास दो चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो है बजट, बजट सेपरेशन हो गया, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में बजट सेपरेशन हो गया। बाइकैमरलिज्म आ गया। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या हो गया कि मतलब कि अब जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। लेजिस्लेटिव बॉडी रूल्स बनाएगी, और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो मतलब काम करेगी, जो मतलब जो भी जैसा है। पहली बार जो है बाइकैमरलिज्म का भी इंट्रोडक्शन हुआ। ये तो नहीं था, भाग पागल, ये नहीं था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव नहीं था। बेसिकली ये था कि लेजिस्लेटिव में था एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, मतलब अपर हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये बाइकैमरलिज्म पहली बार जो है इसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। सी से मेरे पास क्या क्या? सी से मेरे पास सेंट्रल PSUs हैं, मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, और जो है कॉमनल रिप्रेजेंटेशन का जो है एक्सटेंड किया गया था। किस किस के लिए? सिख के लिए, यूरोपियंस के लिए और इंडियन क्रिश्चियंस के लिए। ध्यान रखना, एक्सटेंड ई से मत ले लेना, ठीक है ना, ई से मत लेके आना। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टेब्लिश करने के लिए कहा गया था, ये भी ई से मत लेके आना। ई से मेरे पास सिर्फ एक ही है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर होंगे वो छह होंगे, और उस छह में से तीन इंडियंस होंगे। इसी यही है। और डी से मेरे पास क्या हो गया? डायरकी। डायरकी, चलो शुरू करते हैं डायरकी। डायरकी में क्या हुआ था कि पहली बात तो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट लाया गया था। दो दो सब्जेक्ट में डिवाइड हुआ था, कि एक होता ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक होता रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया, एक हो गया रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट सब्जेक्ट थे जो मतलब प्रोविंशियल लेवल पे थे, गवर्नर मतलब स्टेट्स के पास से कुल मिला के, जो स्टेट लिस्ट और सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट, तुम समझते हो। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जैसे कि ट्रांसफर में क्या था? एग्रीकल्चर था, लेकिन जो है रिजर्व में क्या था? इरिगेशन, लैंड रेवेन्यू। इंडस्ट्री जो था वो किसमें था? ट्रांसफर में था। लेकिन पावर, माइंस, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी किसमें था? ये सब था रिजर्व सब्जेक्ट में। वहीं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो किसमें थी? म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपैलिटी जो थी वो थी ट्रांसफर सब्जेक्ट में, लेकिन जो पुलिस था वो था रिजर्व सब्जेक्ट में। इसी को डायरेक्टरी सिस्टम कहा था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 2015 में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डिफाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये किसके हुआ था? 1919 के थ्रू ही हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी दिए गए थे इसके थ्रू। अब क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड या फिर 1919 जो है किसके किस चीज से रिलेटेड है? तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म से रिलेटेड। लेकिन पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जो है 1933 के थ्रू आया था। हम लोग जो कहते हैं ना, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किसके थ्रू लिया गया था? 1933। सॉरी। तो ये कितना हो गया? एक्सटेंड कॉमनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेंट्रल PSC हो गया, डी से डायरेक्टिव वो हो गया, और ई से एग्जीक्यूटिव हो गया। एफ से क्या हो गया? फ्रेंचाइज, नॉट एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, ध्यान रखना। किस पे फ्रेंचाइज, किस पे बेस्ड था? कि मतलब कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, थोड़ा टैक्स देता है, एजुकेशन है, उसके उसको ही बस वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। और एच से मेरे पास हो गया हाई कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कमीशन। अब यहीं पे ही आते हैं हम लोग सीधे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ? सेवन, सेवन से क्या हो गया? शेड्यूल। सेवन शेड्यूल मतलब कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में, सेंटर, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है ना, और रेसिड्यूरी पावर किसको दी गई थी? रेसिड्यूरी पावर जो है यहाँ पे गवर्नर को ही दी गई थी। कहाँ गई रेसिड्यूरी पावर? गिवन टू द वायसराय, सॉरी गवर्नर क्यों बोल रहा हूँ, वायसराय को दी गई थी। ठीक है, और इसलिए बोलते भी हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है, वो जो है 1935 का ही है। ठीक है, फिर ए से क्या हो गया? उसमें क्या था? उसमें था कि अपॉइंटमेंट करना है कमीशन को, कि जो इसको जज करेगा 1999 को कैसे बढ़िया रहा कि नहीं रहा। इसमें क्या हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई। बी से क्या हुआ था? उस पे था बाइकैमरलिज्म, और बजट जो है वो किसका? सेंटर और स्टेट का। सेंटर और स्टेट के बीच में बजट जो है
सेपरेट किए गए थे ना, है ना। हाँ, सेंट्रल मतलब स्टेट मतलब प्रोविंसेस के लिए। अब ये भी से मेरे पास बाइकैमरिज्म हो गया। बाइकैमरिज्म जो है कुछ 6 प्रोविंसेस में और एक्सटेंड किया गया था। किसमें किसमें था? बड़ी भाभी डूइंग एमबीए फ्रॉम यूपी। तो यहाँ से कितना हो गया? बंगाल, बॉम्बे और महाराष्ट्र, बिहार। बिहार है, ठीक है ना। ए से ये आसाम है और यूपी है, ठीक है। तो इनमें भी बाइकैमरिज्म ला दिया गया था। अब सी से मेरे पास क्या थे? सी से मेरे पास था कि कॉम्युनल राइट्स जो है एक्सटेंड हुआ था, तो एक्सटेंड कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशंस। और दूसरा क्या था कि इंस्टेब्लिश करना था सेंट्रल पीसीएस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेडरल पीसीएस, प्रोविंशियल पीसीएस, ठीक है, और जॉइंट पीसीएस, इन तीनों को एस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया था। और एक्सटेंडेड कॉम्युनल रिफॉर्म्स जो है किसे के लिए अभी यहाँ पे रिफॉर्म किया गया था? वुमेन्स के लिए, लेबर्स के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लिए यहाँ पे जो है कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेकर के आ गए थे लोग। बी का जो एक पॉइंट था वो मैंने आगे सेट कर दिया है, जब सी पे डाल दिया था, वो काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है एबॉलिश कर दिया गया था। ये हो गया। फिर डी से क्या हो गया? डी से जो है डायरकी को जो है अबॉलिश कर दिया गया था प्रोविंशियल लेवल। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरेक्टली अबॉलिश कर दिया प्रोविंशियल लेवल पे। इंट्रोड्यूस कर दिया क्या? कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंस। ये तो ठीक है, याद भी मत करो तो क्या हुआ, लेकिन इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है प्रोवाइड करता था 1935 एक्ट, ठीक है। और फिर ये स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन आरबीआई, उसमें क्या था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स में से 3 इंडियंस होंगे। अब यहाँ पे क्या बोला? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन आरबीआई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन सुप्रीम कोर्ट। और एफ से क्या हुआ कि एक्सटेंशन ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजीज को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फ्रेंचाइजीज है बस, ठीक है ना। एडल्ट फ्रेंचाइजी बार बार मेरे मुंह में आता है लेकिन ये फ्रेंचाइजी। इसके बाद मैं कहाँ से पढ़ता हूँ? यहाँ से पढ़ता हूँ, क्राउन रूल से पढ़ता हूँ। क्राउन रूल्स कितना हो गया? 1858 से लेकर के, मतलब जो है 1857 क्रांति हुई, फिर उसका क्या हुआ? 1858 में क्राउन रूल आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किससे कन्वर्ट हो गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहले कौन थे? कैनिन, 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 कैनिन। सी 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 थे लास्ट में, ठीक है, कैनिन। और मतलब ऐसा था कि ओवरऑल की जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी, अब वो खत्म हो गई है। अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ जो है राज करेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हट गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हट गया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हट गया, बोर्ड ऑफ जो भी है, ठीक है। और यहाँ क्या बनाया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन? 15 मेंबर्स मेंबर भी करेंगे। काउंसिल ऑफ 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, जो इसको मदद भी करेगा। अब जो है, अब मैं इसलिए कहता हूँ कि जो इट एंडेड द डबल गवर्नमेंट, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था ना, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इन सबको अब हटा दिया गया था। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड काउंसिल मेंबर्स कैन बी issued in इंडिया, इंग्लैंड फॉर एनी ऑफ देम। और यहाँ पे एक ध्यान रखना कि 1858 में एक प्रोक्लेमेशन हुआ था इलाहाबाद में। कैन ने ही, जो लॉर्ड कैन ने ही किया हुआ था। उस प्रोक्लेमेशन में क्या लिखा हुआ था? ध्यान रखो इस चीज़ को। दिस प्रोक्लेमेशन पुट एन एंड टू एन एरा ऑफ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, दैट इज इंटेंशन टू एनेक्स फर्दर एनी इंडियन स्टेट्स वाज एंडेड थ्रू दिस प्रोक्लेमेशन। इस प्रोक्लेमेशन थ्रू जो है, जो अगर हम लोग फर्दर कुछ एक्सटेंड करेंगे वो सब पूरा एंड कर दिया गया था। इसके बाद क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 में क्या था कि डीपी ले, ठीक है। इनमें मैं डीपी से मतलब ये होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि 1833 में जो है ना, पूरा पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया था, सेंट्रलाइज हो गया था। पूरी पूरी पावर जो है गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल को दे दी गई थी, कि पूरे पूरे इंटायर इंडिया की ऊपर तुम लॉ बना सकते हो, ठीक है ना। जिसके हो गया डी। और पी से मेरे पास क्या हो गया? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। टीपी ले। एल ई से क्या हो गया? ई से इमरजेंसी प्रोविजन था। और एल से मेरे पास बताता हूँ क्या है। एल से मेरे पास यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है। काउंसिल इन द सेंटर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया नॉन परमानेंट, मतलब ऑफिशियल, सॉरी, इसमें हो गया ऑफिशियल, और एक हो गया नॉन ऑफिशियल। अब इस नॉन ऑफिशियल में पहली बार, फर्स्ट टाइम जो है 3 इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसको मैंने कैसे याद किया होता? डीएमआर से। कौन कौन से थे? ये दिनकर राव थे। एम से महाराजा ऑफ पंजाब है कि पाटलिपुत्र है? पाटलिपुत्र है। और आर से मेरे पास राजा ऑफ बनारस, बनारस, ठीक है ना। इनके महाराजा पटियाला, पटियाला है यार, पटियाला है, बनारस है, ठीक है। 3 मेंबर्स थे।
और अभी भी इनके पास कोई पावर नहीं थी ऐसे, अभी भी इनके पास क्या थी, दो पावर, जैसे कि बजट को जो है ना ही ये लोग डिस्कस कर सकते थे, ना ही उसके अगेंस्ट पे या फिर उसके सपोर्ट में वोट डाल सकते थे। ऐसे ही बस ऐसी अभी तो ऐसे ही मिला हुआ, और ऊपर से मेजोरिटी अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स की थी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अभी छोटे ही थे, कम ही थे। इसके साथ साथ क्या हुआ था कि जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको जो है एक्सटेंड किया गया था कुछ और स्टेट्स में भी, मतलब जो प्रोविंसेस थे उनमें भी एक्सटेंड किया गया था। कौन कौन से, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और पंजाब, इसको हम कहते हैं BNP से याद किया हुआ था। पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया, बंगाल हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं था। फिर अब हम लोग जो है जैसे ही आगे बढ़ते हैं 1892 की बात करते हैं। ठीक है ना, 1892 में क्या होता है, एक्सटेंड ही होता है। एक्सटेंड किस हो गया, पहले एक्सटेंड कैसे होता है, एक्सटेंड मतलब कि क्या हो गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो जो है बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। पर ध्यान रखना अभी भी मेजोरिटी जो है ऑफिशियल मेंबर्स की है, दोनों पे, एट सेंट्रल लेवल पे और एट प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है ना, और साथ ही साथ में क्या हो गया, उनको पावर भी मिली किस चीज की, उनको पावर भी मिल गई कि वो लोग डिस्कस कर सकते हैं, अभी भी वोट नहीं डाल सकते, डिस्कस कर सकते हैं अगेंस्ट द, मतलब डिस्कशन ऑफ बजट, बजट को डिस्कस कर सकते हैं। और तीसरी बात ये हुआ था कि तीसरी बार जो है, मतलब ये चीज हुआ था कि पहली बार जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन इन फिलिंग द सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स में, जो नॉन ऑफिशियल सीट थी नहीं थी, जो पहले जो तीन थी, कौन सा था, DMR। अब उसमें पहली बार जो है कि इनडायरेक्टली इलेक्शन जो है हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया होता, और इलेक्शन वर्ड वाज नॉट यूज्ड। ठीक है, फिर ये क्या हुआ कि 1909 आया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सबसे हरामखोर जो है रिफॉर्म से ही आया हुआ था। ठीक है ना, फर्दर इंक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को फिर से बढ़ा दिया। अब ध्यान रखना कि जो नॉन ऑफिशियल की जो मेंबर्स थे एट प्रोविंशियल लेवल पे, उनकी अब मेजोरिटी करी, देख रहे, ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट अलाउ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी कहाँ पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी बढ़ा दी गई थी। ठीक है, इन लार्ज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द बोथ एंड। मतलब अब जो है यहाँ पे जो है जो फंक्शन ना उनको और जो है पावर दी कि अब वो लोग जो है बजट के अगेंस्ट में भी जो है रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, कैन मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट। ठीक है, पहली बार यहाँ पे ये हुआ था, पहली बार प्रसाद मिला था ना, प्रसाद कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया था एज अ लॉ मेंबर, एज अ लॉ मेंबर। ठीक है ना, ध्यान रखना कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि 1833 में दिया हुआ है कि जब हम लोग को इंडियन लॉ करके इंडियन लॉ बनाए थे तो एक मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड होता है गवर्नर के, लेकिन वो नॉन इंडियन होता है, नॉन इंडियन होता है। और इसमें जो है पहली बार जो है ये इंडियन था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाया गया था उसको। ठीक है ना, और फिर ये तो पता ही है, इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम्स, ये तीनों हो गए। अब इसके बाद आता है कि मैं चलता हूँ 1853 का तो पता ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1833 में आया गवर्नर जनरल, अरे यार, ठीक है, तो मैंने कैसे याद किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, INDIA। ठीक है, तो जी से मेरे पास क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहने जाने लगा। और यहाँ पे देखो सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर इंडिया, पूरे इंडिया का जो है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन पावर उसको दे दी गई। आई से क्या हो गया, इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडियन लॉ कमीशन को इंस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो इट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन लॉ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकलॉय। इट ऑल्सो लीड टू द कोडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड IPC CRPC वॉज इनेक्टेड। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक जो है लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया, वो इंडियन नहीं था। ठीक है, और ये कैसे रिजोल्यूशन हुआ, IPCC हमारा कैसे बना कैसे नहीं बने, तो 1833 में आपका लॉ कमीशन फॉर्म हुआ, इंडियन लॉ कमीशन फॉर्म हुआ। 1 साल इन लोगों ने काम किया मैकलॉय के अंदर, और फिर 1860 में कहीं जाकर के ऑफिशियली जो है इनेक्टेड हो गया आईपीसी जो है, आईपीसी जो है ऑफिशियली इनेक्टेड हुआ 1860 में। 2005 में वाला क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है ना, 1860 में ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि नो टू मोनोपोली, मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अब ट्रेड करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तुम्हारी तैसी, अब सिर्फ तुम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो तुम वहां पे, और कुछ नहीं। फिर डी से मेरे पास डीएम हो गया, डीएम मतलब सिविल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसको मना कर दिया था। आई से मेरे पास क्या, इंडिया अंडर द नेम ऑफ द हिज मैजिस्ट्री। ठीक है ना, और टी ए से मेरे पास क्या था, टेक्स स्टेप्स टेकन टेक स्टेप्स टू अबॉलिश स्लेवरी।
ये चीज था। वी कैन से दैट द कि ऑल लॉज, जब बोलो ना कि पूरा सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हो गया था 1833 में, तो वी कैन से दैट द ऑल लॉज मेकिंग पावर्स ऑफ द कन्फर्ड टू द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में, सब कुछ वो बना सकते थे। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास आया कौन सा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, 1813 आ गया। तो इसको मैंने कैसे याद किया हुआ था, ट्रेड, TRADE, ट्रेड क्या हुआ था, ट्रेड मोनोपोली हटा दी गई थी। सिर्फ दो ही चीज में ट्रेड बचा हुआ था कि ट्रेड इन द टी में तुम ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेड विद चाइना, तुम चाइना से ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बता रहा हूँ मैं। आर से मेरे पास क्या हो गया कि पहली बार जो है सोवरेन, सोवरेन ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंट्री, सोवरेन ऑफ ब्रिटिश क्राउन क्लेम किया था। ए से मेरे पास क्या था, ऑथोराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स। डी से क्या हुआ था कि इसको कुछ बन नहीं था, लेकिन ई से मेरे पास एजुकेशन था, तो 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिया गया था। और क्रिश्चियन मिशनरीज, डी से मेरे पास क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था कि तुम लोग आओ यहाँ प्रोपोगेट करो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया वाज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय 1813 एक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास था चार्टर एक्ट ऑफ 1973। इसमें तो तीन ही था कि 20 साल तक के लिए जो है मोनोपोली बढ़ा दी गई थी इनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड दियर स्टाफ सैलरी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यूज, और एक्सटेंड द ओवर राइडिंग पावर ऑफ द फ्यूचर गवर्नर जनरल। हाँ, ये फ्यूचर गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल मोर पावर्स टू कंट्रोल ओवर द सब्सिडियरी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। और पिट्स इंडिया एक्ट तो पता ही है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना हुआ था, और पहली बार यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश प्रशासन का नाम लिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब चीजें पता ही है। इतना लिखा हुआ ये वाला सेक्शन है क्रिएटेड बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो है रिपोर्ट देनी, डॉक्यूमेंट देने हैं, ये रेगुलेटिंग एग्जामिटी सब दिख रही, सब पढ़ा हुआ ना, इतनी बार रिवाइज कर रखा है इनको। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन सारे सारे कर लो। ठीक है ना, जैसे कि वाला क्वेश्चन था, बार बार मेरे को गलत हो रहा था, तो मैंने इसको मार्क कर रखा है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क कर रखा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वेयर अबोलिस्ट ऑफ डायरकी इन द गवर्नर्स प्रोविंसेस, पावर टू गवर्न द वीटो लेजिस्लेटिव, ये सारे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।